आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल से मैंने सीरीज शुरू की है करंट अफेयर्स। इसको शेयर करें क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी और पीसीएस के लिए। हमने इस करंट अफेयर्स को ऐसे डिजाइन किया है कि आप ऐसे ही आंसर राइटिंग लिखेंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग के हिसाब से। और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यही करंट अफेयर्स आपके सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे यूपीएससी के लिए स्पेशली। तो हर दिन मैं 4 करंट अफेयर्स आपको दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसके इतर से कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा यूपीएससी बैच लाइव है। कल बच्चों ने बोला कि सर एक दिन कोर्स सेल एक्सटेंड कर दीजिए, तो हमने एक्सटेंड कर दी। लक्ष्य बैच जो है वो चल रहा है, जिसमें हम आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस होती है। 15 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी। फटाक से कोर्स को ज्वाइन करें, ऐप को डाउनलोड करें और अब आपको वेब पे भी ये चीजें मिल जाएंगी। ओके, तो हम बात करेंगे अभी जो 3 लॉ भारत में आए हैं। हालांकि इस पे हमने पूरा एक पॉडकास्ट किया था परसों, आपको याद होगा कि एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक वाजपेयी के साथ। पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट, सुपर इंपॉर्टेंट पेपर 2 जो कि पॉलिटी है। तो भारतीय न्याय संहिता जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, अब इसमें 124A 124 है, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इसमें देशद्रोह का आरोप लगता था, लेकिन अब इसको भारतीय न्याय संहिता 150 से रिप्लेस कर दिया। तो सेक्शन अलग हो गए, लेकिन मोर और लेस चीजें वही हैं। हालांकि बताया जाता है कि सेडिशन को पूरी तरीके से हटा दो। अब सॉवरेनिटी, अगर देश की अखंडता संप्रभुता पे बड़ा खतरा आएगा तो उसका एरिया वाइड कर दिया है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इंक्लूड कर दी है, साइबर क्राइम भी इंक्लूड कर दिया है, मॉब लिंचिंग भी इंक्लूड कर दी है। अगर हम बात करते हैं, देखिए आईपीसी जो है, जो भारत न्याय संहिता 1860 में आई और ये मैकॉले लेके आया, तो एक बोला जाता है कि कॉलोनियल है ये। 1872 में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट आया और 1973 में आपका सीआरपीसी आया। आईपीसी में सजा के प्रावधान है, क्या किसको सजा मिलेगी, कौन से सेक्शन में कौन सी सजा है, और सीआरपीसी में वो इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है ना, नाम ही है ना क्रिमिनल कोड प्रोसीजर। तो कैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी, क्राइम क्रिमिनल को कैसे लाना है, तो उसकी प्रोसीजर पूरा का पूरा सीआरपीसी में दिया गया है, ठीक है। फिर इसमें जो सेक्सुअल ऑफेंस है वो जेंडर न्यूट्रल है, और इसमें ऐसा नहीं है कि खाली मेल और फीमेल, बट इसमें ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप नाबालिग के साथ बलात्कार करते हैं तो आपको मौत तक की सजा दी जाएगी। इसमें महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है, राइट। सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर आपने जबरदस्ती किया, धोखे से किया, तो आपको सजा है। अगर आपने किसी को शादी का झांसा दिया और लड़की के साथ संबंध बनाया, तो भी आपको सजा है। और इनफैक्ट जो स्नैचिंग होती है ना, चेन स्नैचिंग होती है, और बहुत सारी आपने देखा होगा कि भैया अगर ज्वेलरी लेके जा रहे हो तो कोई आया बाइक से और छीन के चला गया, वो भी एक डिस्टिंक्ट क्राइम है। अब वो सिर्फ चोरी नहीं है, क्योंकि चोरी में तो सजा कम होगी। फिर आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी ने रिप्लेस किया है 1973 को। अब देखिए, पुलिस कस्टडी में अभी तक आप 15 दिन तक रह सकते थे, लेकिन अब मैक्सिमम पुलिस कस्टडी, उसके बाद आपको जुडिशियल कस्टडी में जाना होता था। एक और, हाँ, तो मैक्सिमम जो इसमें पुलिस कस्टडी है वो 15 से 90 दिन तक है, यानी कि तोड़ मरोड़ के आप 3 महीने तक। इसमें थोड़ा सा ये कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि बोल रहा है कि पहले तो पुलिस 15 दिन तक रख सकती थी, पुलिस मनमानी कर सकती है, तो ये वाला थोड़ा सा ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल है। बट 15 to 90 डेज सीरियस ऑफेंस के लिए पुलिस रख सकती है। 14 दिन के अंदर अंदर एफआईआर की कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो विक्टिम्स को दे देनी चाहिए। ओके, इसमें 0 एफआईआर का भी प्रावधान है कि अब ऐसा नहीं कि एफआईआर किसी निश्चित थाने में ही होगी। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ, आपके शहर में बहुत सारे थाने हैं, उनका ज्यूरिसडिक्शन अलग है। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मेरा आशियाना है, अब अगर मान लीजिए कि आशियाना में कोई क्राइम हुआ है तो आलमबाग वाला थाना नहीं लिखेगा, आशियाना का ही थाना लिखेगा। लेकिन वैसा नहीं है, कोई भी थाने में जाइए आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर की भी यहां पे बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे जो समन्स है, अब जैसे पहले क्या होता था कि विटनेस जो है, विटनेस आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिकली भी यहां पे गवाही ली जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद रेप सर्वाइवर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेंसिटिव कंडीशंस में लिए जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे कि पहले जैसे आप
जो जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा से गुजर रहा है, अब उसको कोर्ट में भी या जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब बार बार वही चीज रिपीट होती है, तो अब ऐसा नहीं होगा। उनके हिसाब से ही जो सबसे फेवरेबल कंडीशन होगी उसी हिसाब से यहां पे रेप सर्वाइवर्स के स्टेटमेंट लिए जाएंगे, राइट। और उसके बाद विक्टिम्स को अपडेट करना पड़ेगा, रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा कि भैया हमारा केस कहां तक पहुंचा। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस को भी इंक्लूड किया जाएगा, और ये बहुत बहुत बड़ी जीत है एक तरीके से, ठीक है। अब आपको पता है कि डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट, कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोर्ट 2027 तक हो जाएगा, ये भी इसमें है। 45 दिन के अंदर अंदर जजमेंट आपको देना है, और चार्जेस जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर फ्रेम करने हैं, तो ये भी बोला जाएगा। अब ये जो लॉ है दीज लॉस एम टू मॉडर्नाइज, कि जैसे ब्रिटिश की हम बात करते हैं तो ब्रिटेन अपने ही कॉलोनियल लॉ को छोड़ चुका है, लेकिन हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूं। देखिए, कॉलोनियल हो चाहे जो हो, भाई देखो, अगर मान लो कि अब बोला गया है कि आप दाल चावल खाओगे या आप खाना खाओगे, अब मान लीजिए कि वो बहुत पहले भी लिख दिया गया था कि आप खाना खाओगे। अब हम ये तो बोल नहीं सकते कि पहले के जमाने में ब्रिटिश लिख के चले गए थे आप खाना खाओगे, तो आज आपको खाना नहीं खाना है। भाई खाना तो खाना ही है। भाई लॉ जैसा भी हो, चाहे पुराना हो नया हो, अगर वो ठीक है नागरिकों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारा संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बॉरोड है। अरे बॉरोड क्या है भाई? अगर फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने अगर ब्रिटिश से लिए तो क्या ही प्रॉब्लम, अमेरिका से लिए तो क्या ही प्रॉब्लम है? आप बताइए भाई, क्या दिक्कत है कि अगर भाई वही राइट्स जो है अमेरिका दे रहा है अपने सिटीजन्स को, ब्रिटेन दे रहा है अपने सिटीजन्स को, और अगर हम भी दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेन चीज इस पे बहस ही नहीं होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए कि लॉ कितना इफेक्टिव है, ठीक है। बहस इस पे होनी नहीं चाहिए कि ये लॉ कॉलोनियल है या नहीं है। भाई जो लॉ है वो चल रहा है। हाँ, जो खराब लॉ उसको हटा दो, जो गलत है उसको हटा दो, तो ये चीज है। अब उसके बाद संपूर्णता अभियान की हम बात करेंगे, जो हमारा दूसरा करंट अफेयर है, जो कि पेपर 2 अगेन स्टेट स्कीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों है? क्योंकि नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान जो है वो लॉन्च किया है। नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इसमें 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक इससे जुड़े हुए हैं। क्या है? सबसे पहले हमको समझना है, जैसा कि नाम है ना संपूर्णता, किसी भी करंट अफेयर्स को, मतलब कोई भी टॉपिक है तो उसको नाम से देखिए। संपूर्णता मतलब 100% सैचुरेशन। अब किस चीज में आप पूरे संपूर्ण हो जाओगे? 12 की सोशल इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यानी कि वो जिससे समाज सुधार हो, ऐसे 12 पॉइंट्स दिए गए हैं। 3 महीने की कैंपेन होने वाली है, 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 3 महीने का आपके पास टाइम है। फोकस किस पे है? हेल्थ पे। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और हेल्थ कब अच्छी होगी? जब अच्छा न्यूट्रिशन होगा। गांव की बात है, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स की बात है, तो एग्रीकल्चर पे, खेती पे, सोशल डेवलपमेंट हो, सामाजिक विकास हो, है ना, और पढ़ाई तो अच्छी हो ही। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें? डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स। भाई क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे है तो ये पार्टिसिपेट करेंगे। फ्रंट लाइन वर्कर्स पार्टिसिपेट करेंगे, कम्युनिटी लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, स्टूडेंट्स और लोकल रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी studyglows.com वेबसाइट को विजिट करें, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ और प्रिंट फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हेल्थ कैंप है, अवेयरनेस कैंपेन है, कल्चरल प्रोग्राम्स है, एग्जीबिशन है, कंपटीशन है, जैसे पेंटिंग और पोएम राइटिंग, राइट। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई जो एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं उनके लिए क्या है कि डायबिटीज चेक होगा, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग होगी, ठीक है ना, कि कहीं आपको टेंशन तो नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो बांटे जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्ट होगा, SHG सपोर्ट होगा, एंटीनेटल कवरेज रजिस्ट्रेशन होगा, ANC। अब ये क्या होता है भाई? जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, अगर वो यहाँ पे रजिस्टर कर देती हैं, कोई भी स्टेज में प्रेगनेंसी हो, तो उनको जो सरकारी अस्पताल हैं उनसे काफी मदद मिलती है, ठीक है ना। तो इसी में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी यही होगा, इम्यूनाइजेशन। इसमें बस थोड़ी सी चीजें और बढ़ा दी हैं, बाकी सब कुछ यही है कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, टाइमली टेक्स्ट बुक प्रोविजन, ये सारी चीजें। इंप्लीमेंटेशन क्या है भाई? जाहिर सी बात है कि नीति आयोग ने जब इसको लॉन्च किया तो नीति आयोग इसको इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक भी शामिल है
बस यही चीज आप देख लीजिए। तो इसके ऑफिशियल्स भी होंगे, तो यंग प्रोफेशनल्स होंगे 300 डिस्ट्रिक्ट से, जिससे इफेक्टिव एग्जीक्यूशन जो है इस स्कीम का देखने को मिले। अगला है प्रोजेक्ट नेक्सस। अब प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करें तो ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये न्यूज में है? प्रोजेक्ट नेक्सस मतलब होता है एक चेन, ठीक है ना। तो बेसिकली बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने इसको लॉन्च किया है, ये एक इनिशिएटिव है। अब क्या है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, जैसे मान लीजिए कि मैं भारत में हूं, कोई आदमी बांग्लादेश में, अब उसको मेरा कोर्स लेना है, तो बांग्लादेश से मेरे में पेमेंट करेगा तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो गई। अब ये डिजिटली हो रही है, तो इसे क्या करेंगे, एफपीएस फास्ट पेमेंट सिस्टम, इसको इंटरलिंक करना है। समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्टिव यही है कि क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स को एनहांस किया जाए कि बॉर्डर से पेमेंट डिजिटली आसानी से हो सके। अब जाहिर सी बात है, इसमें जितने भी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जैसे भारत का यूपीआई एंड ऑल, तो पूरी दुनिया में इसको कनेक्ट करिए, और साथ ही साथ जो बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें ज्यादा पैसा ना लगे और 60 सेकंड के अंदर अंदर पैसा आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि आमतौर पे जब बॉर्डर से आप पेमेंट करते हो, जैसे आप एनईएफटी करते हो, आरटीजीएस कर, अगर आप देश में भी करते हो तो 2-3 घंटा लग जाता है, लेकिन यहां पे ऐसा है कि भाई तुरंत पैसा जो है वो पहुंच जाए। अब प्रोजेक्ट नेक्सस में कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है भारत। अब भारत के पास इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम क्या है? यूपीआई है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हर किसी की अब यूपीआई आईडी है। सेकंड आता है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आपको यहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ये कंट्रीज ने बीआईएस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि अगर आप यहां पे रहते हैं तो आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो सकता है। फ्यूचर में भाई डेफिनेटली इसको एक्सपैंड किया जाएगा, इंडोनेशिया भी इसको ज्वाइन करेगा और होपफुली और भी नेशन जो है इसको ज्वाइन करेंगे। इंप्लीमेंटेशन क्या है कि भाई देखो, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ना एक सिंगल प्लेटफॉर्म आपको देगा। जैसे यूपीआई में क्या है, आप क्या है कि आप कोई भी दुकान में जाओ, आपको बस क्यूआर कोड किसी भी से भी स्कैन कर दो, चाहे अमेजॉन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, वो अपने आप पैसे दे लेगा। ठीक है, ऐसी सेम चीज है यहां पे भी, एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ये काम करेगा। ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है उसको फास्ट ट्रैक करेगा। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक यूनिफॉर्म पेमेंट मेथड देगा। ऐसा नहीं कि आप 5 देश है तो 5 या 10 अलग अलग ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो, ऐसा नहीं। एक ही जो है वो मेथड होगा, एक यूनिफॉर्म मेथड जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा। एफिशिएंसी डेफिनेटली, कि जैसा कि इसमें बताया कि 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा और कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। और सबसे बड़ी बात पैसा, भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में अच्छा खासा पैसा लगता है। अभी तो खैर यही 5 देश आ रहे हैं, लेकिन आप देख लो इंटरनेशनल कहीं पे अगर आपको बाहर पैसा भेजना है तो काफी चार्जेस लग जाते हैं, तो उसमें कॉस्ट रिड्यूस होगी। और एक्सेसिबिलिटी, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आसानी से ये सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के लिए एक्सेसिबल होंगे। अगले टॉपिक की बात करें तो फूड एडवर्टीजमेंट पे एडवाइजरी जारी की है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। तो पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी और पेपर 4 एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो हमने बहुत अच्छे से अपने कोर्स में कराया है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट studyglosss.com पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये नई एडवाइजरी जो है वो इशू की है। किसको? जैसा कि आप देख ही सकते हो, फूड और हेल्थ सेक्टर को, कि सबसे पहली बात जो एनुअल सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो आपको हमको देना है और अपलोड करना जल्द से जल्द। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री अगर फूड की कंपनी चला रहे हैं तो मुझे एक सेल्फ डिक्लेरेशन कि मैं सब बढ़िया तरीके से कर रहा हूं, सारी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूं, वो मुझे अपलोड करना पड़ेगा सरकार की वेबसाइट पे। अगर मैं ये नहीं करता हूं और इसके लिए बाकायदा स्क्रूटनी होती है, सरकारी नुमाइंदे आते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए। तो जो एडवाइजरी है वो जितनी भी इससे पहले की थी उन सबको सुपरसीड करती है। और भारत, देखिए कहीं ना कहीं रेगुलेशंस की प्रॉब्लम है। जैसे अब आप मैगी में लेड है, हमारे जो मसाले हैं एमडीएच मसालों पे काफी विवाद हुआ, बाहर में देखा गया कि कार्सिनोजिक यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स उसमें मिले हैं। सिंगापुर ने बैन किया, बाकी यूरोप नेशंस में बैन किया, और भारत ने बोला कि 15 दिन लगेंगे इसकी जांच करने में। तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन हमारा वीक है, FSSAI इसको देखती है। लेकिन यहां पे एडवर्टीजमेंट की बात है, तो एडवर्टाइजर्स जो हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो हैं वो इन सर्टिफिकेट्स को स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करेंगी। कौन कौन से? भारत ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, टीवी, रेडियो एड्स और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पोर्टल फॉर प्रिंट मीडिया इंटरनेट एड्स। ठीक है ना। तो ये चीज है।
क्योंकि 7 मई 2024 को ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सबसे जरूरी कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लीजिए कि पता नहीं क्या क्या, अब जैसे फैट बर्नर्स भेजे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बकवास है सरासर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बकवास है। अब वो लिखा भी रहता है, बहुत सारे फ्रूट जूस के नाम पे भेजा जा रहा है, लेकिन उसमें अगर आप देखो तो पीछे कंटेंट पे कहीं फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। शुगर है, हर एक चीज में शुगर है। तो बात इतनी सी है कि हम बेवकूफ ना बने, ठीक है ना। जो जनता है वो पागल नहीं है, तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी हो, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मीडिया हाउसेज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने के लिए। जो एडवर्टीजर्स हैं, ठीक है ना, उनको देखना पड़ेगा कि वो लॉ के तहत जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो बेसिकली उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ, हमने सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दिया है। अब ये टीवी चैनल, जिसमें जैसे टीवी चैनल्स पे आगे न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, इन सबको इनको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये लेक्चर्स थे, ये लेक्चर था और ये टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स के। कल हम इसी समय हाजिर होंगे 8 से 9 बजे तक। सबसे पहला जो लेक्चर है वो करंट अफेयर्स का ही आएगा। बाकी आप हमारे लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।